हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितेश और आप सबको YTBC टेक्निकल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सम इंपॉर्टेंट MCQ टॉपिक वाइज फॉर क्लास 11 कंप्यूटर साइंस 2023। बस इतना कर लो, इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि आज हम लेकर आ गए टॉप मोस्ट 50 MCQ जो आपके फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है C++ प्रोग्रामिंग वाज डेवलप्ड एट डैश, कि जो हमारा C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको कहाँ पे डेवलप किया गया था। ऑप्शन ए कहता है AT&T, ऑप्शन बी कहता है विंडोज, ऑप्शन सी कहता है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए AT&T। जो हमारा C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको AT&T बेल लेबोरेटरी इन USA में स्थित है, वहाँ पे डेवलप किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 2 कहता है C++ वाज डेवलप्ड बाय, कि C++ को कौन डेवलप किया था। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा था कि C++ को कहाँ डेवलप किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि C++ को कौन डेवलप किया। ऑप्शन ए कहता है डेनिस, ऑप्शन बी कहता है टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन सी कहता है बर्जर स्ट्रॉन्स्ट्रप और ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी बर्जर स्ट्रॉन्स्ट्रप। अगला क्वेश्चन नंबर 3 कहता है C++ इज नोन एज, कि C++ को हम लोग और किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए कहता है OOP, ऑप्शन बी कहता है POP, ऑप्शन सी कहता है OBP और ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए OOP। C++ को हम लोग OOP के नाम से भी जानते हैं और OOP का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज, कि प्रोग्राम का स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कहता है लिटरल, ऑप्शन बी कहता है टोकन, ऑप्शन सी कहता है फंक्शन और ऑप्शन डी कहता है कीवर्ड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी टोकन। टोकन को हम लोग स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टोकन, कि टोकन का कितना प्रकार होता है। तो टोकन का टोटल 5 प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा कीवर्ड, दूसरा हमारा होता है आइडेंटिफायर, तीसरा हमारा होता है लिटरल और चौथा होता है पंचुएटर और पांचवा होता है ऑपरेटर। तो इस प्रकार से इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर C 5। टोकन का टोटल 5 प्रकार होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कीवर्ड इज अ डैश वर्ड, कि कीवर्ड जो है वो क्या है। ऑप्शन ए कहता है रिसीव, ऑप्शन बी कहता है रिकॉर्ड, ऑप्शन सी कहता है रिजर्व और ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी रिजर्व। कीवर्ड जो है वो रिजर्व वर्ड है। कीवर्ड का जितना भी कीवर्ड के अंतर्गत जितना भी वर्ड आता है वो प्रोग्राम में पहले से रिजर्व होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 कहता है वॉइड इज अ डैश, कि वॉइड क्या है। ऑप्शन ए कहता है कीवर्ड है, ऑप्शन बी कहता है कि आइडेंटिफायर्स है, ऑप्शन सी कहता है लिटरल है और ऑप्शन डी कहता है ऑपरेटर है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए कीवर्ड। वॉइड जो है वो कीवर्ड है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिटरल्स, कि लिटरल्स कितना प्रकार होता है। हम पीछे बताएंगे कि टोकन जो है वो 5 प्रकार होता है। पहला होता है कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल, पंचुएटर, ऑपरेटर। अब जो लिटरल है वो किसका एग्जाम्पल है, टोकन का है। अब कह रहा है कि लिटरल का कितना टाइप्स होता है। तो लिटरल का टोटल 4 टाइप्स होता है। पहला होता है इंटीजर कॉन्स्टेंट, दूसरा होता है फ्लोटिंग कांस्टेंट, तीसरा होता है कैरेक्टर कांस्टेंट और चौथा होता है स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो इस प्रकार से जिसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 4। अगला क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है विच इज यूज फॉर डिस्प्ले ओनली डेसिमल नंबर, कि डेसिमल नंबर को डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं। तो ऑप्शन पढ़ने से पहले सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ जो डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर का मतलब पॉइंट वाला नंबर नहीं, कि 2.5, 3.5, 6.5 पॉइंट नहीं। यहाँ डेसिमल नंबर का मतलब है कि 0 to 9। तो ऑप्शन ये कह रहा है कि इंट, ऑप्शन बी कह रहा है फ्लॉट, ऑप्शन सी कह रहा है कैर, ऑप्शन डी कह रहा है लॉन्ग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इंट। इंट को हम लोग यूज करते हैं डेसिमल नंबर को डिस्प्ले कराने के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फ्लोट कांस्टेंट इज यूज्ड फॉर डिस्प्ले द, कि फ्लोट कांस्टेंट को हम लोग क्या डिस्प्ले कराने के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन ये कहता है इंटीजर वैल्यू, ऑप्शन बी कह रहा है डेसिमल वैल्यू, ऑप्शन सी कह रहा है बोथ ए एंड बी और ऑप्शन डी कह रहा है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। जो हमारा फ्लोटिंग कांस्टेंट है उसको हम लोग इंटीजर वैल्यू और डेसिमल वैल्यू दोनों को डिस्प्ले कराने के लिए यूज करते हैं।
अगला क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है विच इज यूज फॉर डिस्प्ले सिंगल कैरेक्टर इन सिंगल क्वाड्स, कि सिंगल कैरेक्टर को डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं इन अ सिंगल क्वाड्स। यहाँ सिंगल क्वाड्स का मतलब होता है सिंगल इन्वर्टेड कोमा, और सिंगल कैरेक्टर का मतलब होता है कि सिंगल कैरेक्टर ये या तो सिंगल कैरेक्टर बी या सिंगल कैरेक्टर सी, यानी ये से लेकर जेड तक, और सिंगल क्वाड्स का मतलब सिंगल इन्वर्टेड कोमा। अगर इसका ऑप्शन का रहा है कैरेक्टर, ऑप्शन बी का रहा है स्ट्रिंग, ऑप्शन सी का रहा है फ्लॉट और ऑप्शन डी का रहा है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए कैरेक्टर। जो हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट होता है उसको हम लोग यूज करते हैं सिंगल कैरेक्टर को डिस्प्ले कराने के लिए इन अ सिंगल क्वाड्स में। अगला क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है विच इज यूज फॉर डिस्प्ले द मल्टीपल कैरेक्टर इन अ डबल क्वाड्स, कि मल्टीपल कैरेक्टर को इन अ डबल क्वाड्स में डिस्प्ले कराने के लिए क्या यूज करते हैं। अब यहाँ पे डबल क्वाड्स का मतलब डबल इन्वर्टेड कोमा, और मल्टीपल कैरेक्टर का मतलब एक से ज़्यादा अक्षर, जैसे ये बी सी हो गया, इसको डबल इन्वर्टेड कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा का मतलब डबल क्वाड्स, और मल्टीपल कैरेक्टर यानी एक से ज़्यादा अक्षर, ए बी सी हो गया, एक्स वाई जेड हो गया, कुछ भी हो सकता है, 3 से भी ज़्यादा हो सकता है, यानी मल्टीपल कैरेक्टर इन अ डबल क्वाड्स। तो इसका ऑप्शन ये कह रहा है कैरेक्टर, ऑप्शन बी कह रहा है स्ट्रिंग, ऑप्शन सी कह रहा है फ्लॉट, ऑप्शन डी कह रहा है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी स्ट्रिंग। जो हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है उसको हम लोग यूज करते हैं मल्टीपल कैरेक्टर को डिस्प्ले कराने के लिए इन अ डबल क्वाड्स में। अगला क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है द साइज ऑफ इंटीजर कांस्टेंट इज डैश बाइट्स, कि जो हमारा इंटीजर कांस्टेंट है उसका जो साइज है वो कितना बाइट्स है। ऑप्शन ए का रहा है 1, ऑप्शन बी का रहा है 2, ऑप्शन सी का रहा है 3 और ऑप्शन डी का रहा है 4। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 2। जो हमारा इंटीजर कांस्टेंट है उसका जो साइज होता है वो 2 बाइट्स होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है द साइज ऑफ फ्लोटिंग कांस्टेंट इज डैश बाइट, कि जो हमारा फ्लोटिंग कांस्टेंट है उसका साइज जो है वो कितना बाइट है। ऑप्शन ए का रहा है 1, ऑप्शन बी का रहा है 2, ऑप्शन सी का रहा है 3 और ऑप्शन डी का रहा है 4। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी 4। जो हमारा फ्लोटिंग कांस्टेंट है उसका जो साइज होता है वो 4 होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है द साइज ऑफ कैरेक्टर कांस्टेंट इज डैश बाइट, जो हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट है उसका साइज जो है वो कितना बाइट है। ऑप्शन ए का रहा है 1, ऑप्शन बी का रहा है 2, ऑप्शन सी का रहा है 3 और ऑप्शन डी का रहा है 4। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 1। जो हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट है उसका जो साइज होता है वो 1 बाइट होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग स्लैश भी इज यूज फॉर, कि जो हमारा सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग है उसमें स्लैश भी है, जो स्लैश भी जो है उसको हम लोग किस लिए यूज करते हैं। ऑप्शन ए का रहा है फॉर्म फीड, ऑप्शन बी का रहा है लाइन ब्रेक, ऑप्शन सी का रहा है वर्टिकल टेब और ऑप्शन डी का रहा है अलर्ट बेल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी वर्टिकल टेब। जो हमारा स्लैश भी है उसको वर्टिकल टेब के लिए हम लोग यूज करते हैं इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। अगला क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग स्लैश ए इज यूज फॉर, कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में हम लोग स्लैश ए को किस लिए यूज करते हैं। ऑप्शन ए का रहा है फॉर्म फीड, ऑप्शन बी का रहा है लाइन ब्रेक, ऑप्शन सी का रहा है वर्टिकल टेब और ऑप्शन डी का रहा है अलर्ट बेल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी अलर्ट बेल। जो हमारा स्लैश ये है इसको हम लोग अलर्ट बेल के लिए यूज करते हैं इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। अगला क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग स्लैश एन इज यूज फॉर, कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में हम लोग स्लैश एन को किस लिए यूज करते हैं। ऑप्शन ए का रहा है फॉर्म फीड, ऑप्शन बी का रहा है लाइन ब्रेक, ऑप्शन सी का रहा है वर्टिकल टेब और ऑप्शन डी का रहा है अलर्ट बेल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी लाइन ब्रेक। जो हमारा स्लैश एन है इसको हम लोग लाइन को ब्रेक करने के लिए यानी न्यू लाइन को चेंज करने के लिए, न्यू लाइन को लाने के लिए यूज करते हैं इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। अगला क्वेश्चन नंबर 19 का आता है इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग स्लैश एफ इज यूज फॉर, कि जो हमारा सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग है उसमें स्लैश एफ को किस लिए यूज करते हैं। ऑप्शन ए का रहा है फॉर्म फीड, ऑप्शन बी का रहा है लाइन ब्रेक, ऑप्शन सी का रहा है वर्टिकल टेब और ऑप्शन डी का रहा है अलर्ट बेल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए फॉर्म फीड। अगला क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग स्लैश जीरो इज यूज फॉर, कि जो स्लैश जीरो है उसको हम लोग किस लिए यूज करते हैं इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में। ऑप्शन ए कहता है फॉर्म फीड, ऑप्शन बी कहता है लाइन ब्रेक, ऑप्शन सी कहता है वर्टिकल टेप और ऑप्शन डी कहता है नल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी नल। जो स्लैश जीरो है उसको हम लोग नल के लिए यूज करते हैं यानी नल कैरेक्टर के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग स्लैश टी इज यूज फॉर, कि जो स्लैश टी है उसको हम लोग किस लिए यूज करते हैं। ऑप्शन ए का रहा है फॉर्म फीड, ऑप्शन बी का रहा है हॉरिजॉन्टल टैब, ऑप्शन सी का रहा है वर्टिकल टैब और ऑप्शन डी का रहा है अलर्ट बेल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हॉरिजॉन्टल टैब।
अगला क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है अ सेट ऑफ अर्थमेटिकल ऑपरेटर इज आर, कि जो अर्थमेटिकल ऑपरेटर है उसका करेक्ट इसमें सेट कौन सा है, ऑप्शन जो है कौन सा है। ऑप्शन ये जो है हम आपको बता दें कि जो ऑप्शन ये है वो अर्थमेटिकल ऑपरेटर का है, और ऑप्शन जो बी है वो रिलेशन ऑपरेटर है, ऑप्शन सी जो है वो हमारा लॉजिकल एंड है, और ऑप्शन डी जो है वो हमारा कंडीशनल ऑपरेटर है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर क्वेश्चन में अर्थमेटिकल ऑपरेटर की जगह कुछ दूसरा पूछ देता, जैसे पूछ देता कि इनमें से कौन सा रिलेशनल ऑपरेटर है, तो ऑप्शन बी जो है वो रिलेशनल ऑपरेटर के लिए करेक्ट होता, ऑप्शन ए जो है वो अर्थमेटिकल ऑपरेटर के लिए करेक्ट होता। अगर आपको लॉजिकल एंड पूछता तो ऑप्शन सी सही होता, अगर आपको कंडीशनल ऑपरेटर पूछता तो ऑप्शन डी करेक्ट होता। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है एरे इंडेक्स स्टार्टेड विथ, कि जो हमारा एरे इंडेक्स है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। तो हम आपको बता दें कि जो एरे इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है और इंड खत्म होता है n-1 से। तो अगर आपको पूछे कि एरे इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है तो 0 से स्टार्ट होता है, और अगर पूछे कि एरे इंडेक्स जो है वो कहाँ पे खत्म होता है तो n-1 पे खत्म होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 0। अगला क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है विच लूप इज नोन एज एग्जिट कंट्रोल लूप, कि किस लूप को हम लोग एग्जिट कंट्रोल लूप के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ए का रहा है फॉर लूप, ऑप्शन बी का रहा है वाइल लूप, ऑप्शन सी का रहा है डू वाइल लूप, और ऑप्शन डी का रहा है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी डू वाइल लूप। डू वाइल लूप को हम लोग एग्जिट कंट्रोल लूप के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है विच लूप इज नोन एज इंट्री कंट्रोल लूप, कि अब कौन सा लूप को हम लोग इंट्री कंट्रोल लूप के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ए का रहा है फॉर लूप, ऑप्शन बी का रहा है वाइल लूप, ऑप्शन सी का रहा है डू वाइल लूप, और ऑप्शन डी का रहा है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी वाइल लूप। वाइल लूप को हम लोग इंट्री कंट्रोल लूप के नाम से जानते हैं और डू वाइल लूप को हम लोग एग्जिट कंट्रोल लूप के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है विच फॉर्मेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ लूप, कि इनमें से कौन सा जो है वो लूप का पार्ट नहीं है। तो हम आपको बता दें कि जो लूप जो है वो वर्क करता है 3 कंडीशन पे। पहला होता है इनिशियलाइजेशन यानी इनिशियल वैल्यू पे, दूसरा होता है अपडेशन यानी जो हमारा डिफरेंस होता है उस पे, और तीसरा होता है कंडीशन यानी 3 चीज़ पे जो है वो लूप काम करता है। और ऑप्शन क्या कर रहा है वो देखते हैं। ऑप्शन ये कर रहा है इनिशियलाइजेशन, तो ये तो है पार्ट है लूप का, जो लूप है वो इनिशियलाइजेशन यानी स्टार्टिंग वैल्यू पे काम करता है। ऑप्शन बी कह रहा है अपडेशन, ये भी पार्ट है जो अपडेशन होता है, यानी अपडेशन मानी अपडेशन का मतलब है कि जो कॉमन डिफरेंस होता है वही। ऑप्शन सी कह रहा है कंडीशन, ऑप्शन डी कह रहा है कंट्रोलिंग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग जो है वो लूप का पार्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है व्हेन अ ब्रेक इज मिसिंग इन अ स्विच स्टेटमेंट देन, कि अगर हम लोग स्विच स्टेटमेंट में ब्रेक नहीं लगाएंगे यानी ब्रेक जो है वो मिस कर देंगे तो क्या होगा। जिस प्रकार से गाड़ी में ब्रेक नहीं लगाएंगे तो गाड़ी जो है वो चलते रहेगा, उसी प्रकार से जब हम लोग स्टेटमेंट में ब्रेक का यूज नहीं करेंगे तो वो जो है वो मल्टीपल केस में रन करेगा यानी चल जाएगा। ऑप्शन ये कह रहा है कैन नॉट रन, कि वो नहीं चलेगा। ऑप्शन बी कह रहा है एग्जीक्यूट ओनली 1 केस, यहाँ एग्जीक्यूट का मतलब होता है रन करना, जो है प्रोग्राम जो है वो सिर्फ एक केस में ही रन करेगा। ऑप्शन सी कह रहा है एग्जीक्यूट मल्टीपल केस, कि जो प्रोग्राम है वो मल्टीपल केस में एग्जीक्यूट करेगा, रन करेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी एग्जीक्यूट मल्टीपल केस। अगर हम लोग ब्रेक का स्टेटमेंट नहीं, ब्रेक जो है वो नहीं यूज करेंगे इन स्विच स्टेटमेंट में तो क्या करेगा, मल्टीपल टाइम जो है वो एग्जीक्यूट कर जाएगा, रन करेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथ फंक्शन, कि निम्नलिखित में से कौन सा मैथ फंक्शन का करेक्ट एग्जांपल नहीं है। ऑप्शन ए का रहा है पाव फंक्शन, ऑप्शन बी का रहा है लॉग फंक्शन, ऑप्शन सी का रहा है टाइम फंक्शन, और ऑप्शन डी का रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी टाइम फंक्शन। जो हमारा टाइम फंक्शन है वह मैथ फंक्शन के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है हाउ मैनी टाइप्स देयर आर इन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कि जो हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वह कितना प्रकार का होता है। ऑप्शन ए का रहा है 4, ऑप्शन बी का रहा है 3, ऑप्शन सी का रहा है 2 और ऑप्शन डी का रहा है 1। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी
टू। जो हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वह दो प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर और दूसरा हमारा होता है पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, टू। अगला क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है द इनपुट डिवाइस दैट इज मोस्ट लाइकली टू बी यूज्ड टू प्ले कंप्यूटर गेम इज द। कि कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए कौन सा इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन ए कह रहा है कीबोर्ड, ऑप्शन बी कह रहा है जॉयस्टिक, ऑप्शन सी कह रहा है माउस और ऑप्शन डी कह रहा है टच स्क्रीन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉयस्टिक। हम लोग जॉयस्टिक को कंप्यूटर सिस्टम में गेम खेलने के लिए यूज करते हैं एज अ इनपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट। क्या आउटपुट होगा। तो आउटपुट कैसे निकलेगा उसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया 155 तो लिख लेते हैं 155, लिख लिए 155। अब इसको 10 से भागा दे रहा है तो 10 से इसको क्या किए भागा दे दिए। तो एक बार में दिए 10, अब 15 में से 10 खत्म हो गया तो 5 आ गया। फिर ये 5 नीचे आ जाएगा तो 55 हो जाएगा। फिर इसको दे दिए 5 बार में तो कितना हो गया 50। फिर यहाँ पे नीचे कितना बच जाएगा 5। आप यहाँ पे एक पॉइंट देंगे तो यहाँ पे 0 लगा देंगे, हो गया 50। अब यहाँ पे फिर कितना बार में दे देंगे 5 बार में तो ये 50 जो है कट जाएगा। तो अब कितना आ गया 15.5। तो हम लोग के पास आ गया है 15.5। अब ऑप्शन क्या कह रहा है 15, ऑप्शन बी कह रहा है 15.5, ऑप्शन सी कह रहा है 50 और ऑप्शन डी कह रहा है नन ऑफ दीज। अब इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 15। अब 15 कैसे होगा। हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसमें ये जो पॉइंट के बाद जितना भी नंबर होता है उसको डिस्प्ले नहीं कराता है। पॉइंट के पहले वाला नंबर ही डिस्प्ले कराता है। पॉइंट के बाद कुछ भी नंबर रहेगा उसको डिस्प्ले नहीं कराएगा। इसीलिए 15.5 में सिर्फ 15 को ही डिस्प्ले कराएगा। पॉइंट के बाद जितना नंबर रहेगा उसको डिस्प्ले नहीं कराएगा। इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 15। अगला क्वेश्चन नंबर 34 का आता है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल स्टेटमेंट। कि ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट है इसका आउटपुट क्या होगा। अब आउटपुट कैसे निकलता है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को कंडीशन दे दिया है, कह रहा है कि 5 जो है वो 5 से छोटा है। ये क्या सही कह रहा है, नहीं ये गलत कह रहा है। 5 जो है वो 5 के बराबर होता है, 5 के छोटा नहीं होता है। अब यहाँ पे कंडीशन कह रहा है कि 5 जो है वो 5 से छोटा है तो एक गलत कह रहा है। तो जब गलत कहेगा तो यहाँ वाला जो है वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करेगा। अगर सही कहता तो यहाँ वाला वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करता लेकिन यहाँ पे गलत कर रहा है। गलत कहेगा तो यहाँ वाला वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करेगा। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 10। अगला क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल स्टेटमेंट। कि ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट है इसका करेक्ट आउटपुट क्या होगा। तो कंडीशन क्या कह रहा है, कह रहा है 20 जो है वो बड़ा है या बराबर है 20 के। तो ये सही कह रहा है। 20 जो है या 20 के बड़ा है तो बड़ा तो नहीं है लेकिन 20 के बराबर है, ये तो सही कह रहा है। तो जब सही कहेगा तो यहाँ वाला वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करेगा। अगर फॉल्स कहता तो हम लोग पिछला क्वेश्चन में देखें यहाँ वाला वैल्यू डिस्प्ले किया। जब सही कहेगा कंडीशन, जब यहाँ जो कंडीशन दिया हुआ रहेगा वो कंडीशन अगर सही रहेगा तो यहाँ वाला वैल्यू डिस्प्ले करेगा। अगर फॉल्स रहेगा तो यहाँ वाला वैल्यू डिस्प्ले करेगा। अब यहाँ पे एस और नो है, यहाँ एस और नो की जगह कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो सही कह रहा है तो सही कहेगा तो कहाँ वाला वैल्यू डिस्प्ले होगा, यहाँ वाला। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एस, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए एस। अगला क्वेश्चन नंबर 36 का आता है द कैपेबिलिटी ऑफ वन क्लास टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी फ्रॉम अनदर क्लास इज कॉल्ड। कि किसी एक क्लास के प्रॉपर्टी को किसी दूसरे क्लास में इसको अपना प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना, सेंड करना क्या कहलाता है। इसको ऑप्शन ये कहता है क्लास, ऑप्शन बी कहता है ऑब्जेक्ट, ऑप्शन सी कहता है इनहेरिटेंस और ऑप्शन डी कहता है मोबिलिटी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इनहेरिटेंस। अगला क्वेश्चन नंबर 37 का आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ डेटा। कि टाइप्स ऑफ डेटा को आइडेंटिफाई पहचानने के लिए क्या यूज करते हैं। ऑप्शन ये कहता है डेटा, ऑप्शन बी कहता है वेरिएबल, ऑप्शन सी कहता है डेटा टाइप्स, ऑप्शन डी कहता है डेटा वेरिएबल्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी डेटा टाइप्स। अगला क्वेश्चन नंबर 38 का आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल डेटा टाइप्स। कि निम्नलिखित में से कौन सा फंडामेंटल डेटा टाइप्स का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ये कहता है इंट, ऑप्शन बी कहता है क्लास, ऑप्शन सी कहता है वॉइड और ऑप्शन डी कहता है डबल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी क्लास।
अगला क्वेश्चन नंबर 39 कहता है द बाइंडिंग ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इन अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड, कि डेटा मेंबर को और मेंबर फंक्शन को किसी सिंगल यूनिट में बाइंड करना, बांधना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कहता है क्लास, ऑप्शन बी कहता है ऑब्जेक्ट, ऑप्शन सी कहता है फंक्शन और ऑप्शन डी कहता है एब्स्ट्रैक्शन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए क्लास। अगला क्वेश्चन नंबर 40 कहता है एरे इंडेक्स इंड विथ, कि जो एरे इंडेक्स है वो खत्म होता है। ऑप्शन ए कहता है 1, ऑप्शन बी कहता है 2, ऑप्शन सी कहता है 0 और ऑप्शन डी कहता है n-1। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी n-1। अगला क्वेश्चन नंबर 41 कहता है सी आउट स्टैंड्स फॉर, कि सी आउट का फुल फॉर्म क्या है, क्या मतलब है? ऑप्शन ए कहता है कंज्यूम आउटपुट, ऑप्शन बी कहता है कंज्यूम आउट, ऑप्शन सी कहता है कंसोल आउटपुट और ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी कंसोल आउटपुट। जो सी आउट है उसको हम लोग वैल्यू को डिस्प्ले कराने के लिए इन C++ में यूज करते हैं और इसका मतलब होता है कंसोल आउटपुट। अगला क्वेश्चन नंबर 42 कहता है सीन इज यूज्ड फॉर, कि सीन हम लोग किस लिए यूज करते हैं? ऑप्शन ए कहता है डिस्प्ले कराने के लिए, ऑप्शन बी कहता है एक्सेप्ट करने के लिए, ऑप्शन सी कहता है बोथ दोनों के लिए, ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी एक्सेप्ट। जो सीन होता है उसको हम लोग वैल्यू ऑफ वेरिएबल को एक्सेप्ट करने के लिए यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 43 कहता है मेन फंक्शन इज एन। आपको बता दें कि कंप्यूटर साइंस में ये जो पैरेंथेसिस होता है इसको हम लोग फंक्शन पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि मेन फंक्शन है, ऑप्शन ए कहता है कीवर्ड है, ऑप्शन बी कहता है आइडेंटिफायर्स, ऑप्शन सी कहता है फंक्शन और ऑप्शन डी कहता है डेटा टाइप। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी फंक्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 44 कहता है हेडर फाइल इज रिप्रेजेंटेड विथ, कि जो हमारा हेडर फाइल है उसको हम लोग किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? अब ये हेडर फाइल क्या होता है? हेडर फाइल एक जस्ट लाइक अ कंटेनर है जिसके अंदर वैल्यू ऑफ वेरिएबल पहले से ही फिक्स होता है, उसका जो मीनिंग है वो पहले से ही फिक्स होता है। ऑप्शन ए कहता है .h से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑप्शन बी कहता है .ha से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑप्शन सी कहता है .hea से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑप्शन डी कहता है .head से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए .h। जो हेडर फाइल होता है उसको हम लोग .h से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 45 कहता है द गिवन एक्सप्रेशन ++a इज रेफर एज, कि जो ++a है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ऑप्शन ए कहता है प्रीफिक्स, ऑप्शन बी कहता है पोस्ट फिक्स, ऑप्शन सी कहता है इंक्रीमेंट और ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए प्रीफिक्स। हम आपको बता दें कि ++a जो है वो प्रीफिक्स को रिप्रेजेंट करता है और A++ पोस्ट फिक्स को रिप्रेजेंट करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 46 कहता है द गिवन एक्सप्रेशन विल बी ट्रू, कि ये जो एक्सप्रेशन दिया है वो सही है। क्वेश्चन ही बोल दे रहा है कि एक्सप्रेशन सही है। तो जब हम बताए थे पिछला क्वेश्चन में कि जब एक्सप्रेशन सही रहेगा तो यहाँ वाला वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करेगा और अगर गलत रहेगा तो यहाँ वाला वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करेगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ही बोल रहा है कि जो x जो है वो बड़ा है y का, ये जो क्वेश्चन ही बोल रहा है। अब ये कैसे बड़ा है ये हम लोग को उससे मतलब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बोल दिया है कि x जो है वो y से बड़ा है। तो ये जो कंडीशन है वो सही बोल रहा है, तो जब सही बोलेगा तो यहाँ वाला वैल्यू जो डिस्प्ले करेगा, अगर गलत बोलता तो यहाँ वाला वैल्यू डिस्प्ले करता। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए x। ऑप्शन नंबर ये जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 47 कहता है द सिंबल ऑफ टर्नरी ऑपरेटर इज, कि निम्नलिखित में से कौन सा टर्नरी ऑपरेटर का सिंबल है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। टर्नरी ऑपरेटर को हम लोग क्वेश्चन मार्क और कोलन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 48 कहता है C++ प्रोवाइड मल्टीपल ब्रांच ऑफ अ सिलेक्शन स्टेटमेंट इज नोन एज, कि इन C++ में जो मल्टीपल ब्रांच को क्या करे प्रोवाइड करे इन सिलेक्शन स्टेटमेंट में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कहता है इफ एल्स, ऑप्शन बी कहता है स्विच, ऑप्शन सी कहता है लूप और ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी स्विच। अगला क्वेश्चन नंबर 49 कहता है PCB मीन्स, कि PCB का मतलब क्या है? यहाँ PCB का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी नहीं है। ऑप्शन ए कहता है पावर कंट्रोल ब्लॉक, ऑप्शन बी कहता है पावर कंट्रोलिंग ब्लॉक, ऑप्शन सी कहता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक और ऑप्शन डी कहता है प्रोसेस कंट्रोलिंग ब्लॉक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। अगला क्वेश्चन नंबर 50 जो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, कहता है इन अ फ्लो चार्ट
ओवल रिप्रेजेंट कि फ्लो चार्ट में ये जो ओवल होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन ए कहता है स्टार्ट और स्टॉप, ऑप्शन बी कहता है प्रोसेस, ऑप्शन सी कहता है इनपुट और आउटपुट, और ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए स्टार्ट और स्टॉप। हम आपको बता दें कि जो फ्लो चार्ट है उसमें टोटल 4 सिंबल यूज होता है। पहला होता है ओवल, इसका काम होता है स्टार्ट करना या स्टॉप करना। दूसरा होता है पैरेललोग्राम, इसका काम होता है कि इनपुट या आउटपुट करना। अगला होता है स्क्वायर, इसका जो काम होता है वो अप्लाइंग फॉर्मूला होता है। और जो लास्ट होता है वो होता है डायमंड या रोम्बस, इसका काम होता है डिसीजन मेकिंग। यहाँ से एक क्वेश्चन एकदम फिक्स रहेगा, इसलिए इसको ध्यान से आप अपना माइंड में सेट कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मन करे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।